नमस्कार। डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। यह है ऑडियो बुक जंक्शन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सरकारी चाय के लिए किताब का अध्याय तीसरा। अध्याय 3। मार साहब सुबह 4 बजे ही उठकर पढ़ने लग गए। कुछ देर पढ़ने के बाद उसे सुनीता से की गई रात की बातें याद आने लगी। पेन कॉपी और मोबाइल एक तरफ छूट गए। उन्हें अपनी पत्नी पर तरस आने लगा। अपने फोन का नेट ऑन किया तो व्हाट्सएप में सुनीता का एक अनसीन मैसेज पड़ा था। आप छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हो। ये नहीं सोचते कि मुझे कैसा लगता है, फिर भी मैं कुछ नहीं कहती हूं। लेकिन यार, ऐसे कब तक चलेगा? मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती हूं, खुद के दुख तक नहीं बताती। मेरा जीवन कैसा है, घर परिवार कैसा है, मालूम भी है क्या आपको? कुछ नहीं मालूम। आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई मालूम है। उस पढ़ाई ने आपकी आंखों में पट्टी बांध दी है, जो अब आपको कुछ और नजर नहीं आता। सरकारी नौकरी कोई भगवान थोड़ी है। सरकारी नौकरी तो माध्यम है, लेकिन आपने शायद भगवान समझ लिया है। जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या उनका जीवन नहीं चलता? मैं रोज रो रो कर सोती हूं। आज भी सो जाऊंगी। लेकिन यार, आप ऐसा क्यों करते हो? आप मुझसे अच्छे से बात करो तो मैं सारी मुश्किलों से लड़ सकती हूं। लेकिन आप ही मेरे साथ नहीं हो तो फिर मैं क्या करूंगी? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? मैसेज पढ़कर मार साहब का गला सूख जाता है। सांसें भारी हो जाती है। हाथ में पकड़ा फोन ढीला पड़ जाता है, जैसे उसकी पकड़ कमजोर हो गई हो। चेहरे पर अचानक एक गहरी उदासी उतर आती है। आंखें झुक जाती हैं। मन में अपराध बोध की लहरें उठने लगती हैं। कमरे के बाहर धीरे धीरे रेलिंग के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दूर शहर की रोशनी टिमटिमा रही होती है, लेकिन मार साहब को सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। दिल में हल्की सी कसक उठती है। क्या सच में मैं अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनों से दूर होता जा रहा हूं? होंठ सूखने लगते हैं। गला रंध जाता है। हाथ से माथे पर पसीना पहुंचते हुए वो एक गहरी सांस लेते हैं। मन ही मन खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या सच में सुनीता को और बेटियों को मेरी जरूरत है, सिर्फ पैसे की नहीं? मार साहब फोन को घूरते हैं, जैसे अभी वापस कॉल करने का मन हो, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाते हैं। सिर झुकाकर एक कोने में बैठ जाते हैं। हाथों में चेहरा छिपाकर कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहते हैं। वो अपनी पत्नी को पहले से जानते थे कि जब सारी दुनिया भी उनके खिलाफ होगी, तब भी सुनीता उनके साथ होगी। वो मन ही मन में सुनीता से माफी मांग रहे थे, लेकिन फोन करके माफी मांगने जितनी हिम्मत भी मार साहब में नहीं बची थी। सरकारी नौकरी में असफल हुए आदमी के हिस्से में सिर्फ चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या और एकांत आता है। भगवान तो नहीं है सुनीता, पर अपन जैसे लोगों के लिए भगवान से कम भी नहीं है। सोचते हुए मार साहब ने बिना रिप्लाई किए सबको साइड किया और वापस पढ़ने में लग गया। सुबह हो चुकी है। अमीश की स्टडी टेबल में रखे मोबाइल में गाना बज रहा है। वक्त का ये परिंदा रुका है, कहाँ मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, यावी मेरा मुझे याद आता रहा। अटल अपने मोबाइल को ढूंढते हुए उठ खड़ा हुआ। अरे ये क्या, पता ही नहीं चला और सुबह के 10 बज गए यार, कहते हुए अटल अचंभित हो गया। ये अचंभा हर किसी को होता है इन कमरों में। कोई देर से सोए या जल्दी, उठना तो इसी टाइम पर है, अगर आपने अलार्म बाबा को उठाने का ठेका नहीं दे रखा है तो। अमीश दोबारा उस चाय को छानने लगा, जिसको एक बार तो पहले पी चुका था, अब ये दूसरी बार था। ये हर कमरे में होता है। मारामारी की इस व्यस्त दिनचर्या के बीच बार बार चाय बनाने से अच्छा तो एक बार बनाओ और फिर गर्म कर करके पिए जाओ। और दूसरा ख्याल ये भी है कि चाय पीना ही छोड़ दिया जाए, लेकिन ये असंभव सा है। धुन बनाए रखने के लिए किसी न किसी नशे की जरूरत पड़ती ही है, वरना कौन थकने के बाद थकने के लिए फिर से तैयार होगा। कोटा शहर में ऐसा ही है, और कोटा में ही नहीं बल्कि हर उस शहर में एक जैसा चाल चलन है जहां कंपटीशन की तैयार करने वाले छात्र छात्राएं किराए से रह रहे होते हैं। यहां की भीड़ वास्तविक भीड़ नहीं है, स्थायी भीड़ नहीं है। ये बस होते हैं कुछ महीनों या सालों के मेहमान। यहां हर गली मोहल्ले में गोलगप्पे के ठेले,
हर दूसरे कॉर्नर पर शुद्ध भोजनालय आपको सहज में ही देखने को मिलेंगे, जहां आपको विभिन्न भाषा, संस्कृति और पहनावे के लोग अपनी करामातों से खुद को या तो जेंटलमैन साबित कर रहे होंगे या छपरी। इन शहरों की भीड़ और चकाचौंध की असलियत अगर जाननी हो तो आप कभी दिवाली से पहले कोटा आइए, जब छात्र छात्राएं अपने अपने गांव, शहर लौट जाते हैं और तब बंद हो जाती है आधी दुकानें, सुनसान हो जाती है सड़कें, बंद हो जाता है कोलाहल और ठहर जाता है शहर। ऐसा शहर जो चल रहा है उन किराएदारों से जो यहां आते हैं, पढ़ते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, कुछ कोटा में ही रह जाते हैं और कुछ कहीं के नहीं रहते। बहरहाल ये शहर सबका है, सब इस शहर के हैं। सबको अपने में बसा लेते हैं शहर, क्योंकि शहर नहीं देखते रंग, रूप, वेशभूषा, जाति, धर्म। ये नहीं जानते अंतर करना और बढ़ते जाते हैं अनवरत, अपने क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। शहरों में सिर्फ प्रतियोगी छात्रों का अप्रवास नहीं होता, बल्कि सभी तरह के अप्रवासी आते हैं बेहतर जीवन की तलाश में। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए कुछ शहरों के आकर्षण से तो कुछ पुरानी जगह के प्रतिकर्षण से। कुछ पुराने लोग हमेशा के लिए यही बस जाते हैं तो शहरवासी हो जाते हैं। इसी तरह जीवन को आसान बनाने और कमाने खाने के लिए इन शहरों में हमेशा लोग आते रहते हैं और आते रहेंगे। कितने बजे तक पढ़ता है रात को, चुस्कियां लेते हुए अटल ने पृछ लिया। ऐसे बजे वजे तक नहीं पढ़ता हूं, और ऐसे टाइम के हिसाब से पढ़ना भी नहीं चाहिए। जब तक मन लगता रहे तब तक पढ़ते जाओ। हाँ, कभी अगर मन पढ़ने का ना हो और दिन भर से कुछ पढ़ा भी ना हो तो फिर तो थोड़ा मन मारकार पढ़ लेना चाहिए। अटल अमीश से इंस्पायर था और वो भी अमीश की तरह दिनगत मेहनत करना चाहता था ताकि अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सके। परंतु अटल अपने लिए अलग जगह कमरा लेना चाहता था ताकि अकेले में रहकर वो पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर सके और अमीश के डिस्टरबेंस का कारण भी न बने। अब शहर में अपने साथी के लिए कमरा दिलवाने की परंपरा को भला अमीश भी कैसे तोड़ पाता तो निकल लिए दोनों कमरे की तलाश में। दोनों केशवपुरा के मैन रोड तक पहुंचे कि कर हर मैदान फतेह के बोल की घंटी के साथ अमीश का फोन बजने लगा। हाँ सर, क्या हाल है? किधर? अच्छा, आता हूं चलो, कहकर अमीश ने फोन पेंट की जेब में रख लिया। ले चल भाई, पहले एक दोस्त से मिल लेते हैं, फिर देख लेंगे कमरा तो। कमरा ढूंढने के काम को बीच में ही रोककर अमीश उसे अपने किसी दोस्त से मिलवाने के लिए ले जाने लगा, जबकि अटल तो चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी वो अपने कमरे में सेटल हो जाए ताकि उसकी दिनचर्या बन जाए। चूंकि अटल भी अपनी सरकारी नौकरी के व्यक्तिगत और पारिवारिक महत्व से भली भांति परिचित था और कुछ विशेष चिंतन के बाद ही अटल ने कोटा की सरजर्मी पर अपने कदम रखे थे, इसलिए अटल का मन अस्थिर हुए जा रहा था। परंतु अपने लक्ष्य को पाने के बारे में अत्यधिक उत्तेजना और सब कुछ एक साथ ही कर देने का भाव अक्सर अंत में निराश कर देता है। करना तो सब चाहते हैं, पर सब थोड़ी न कर पाते हैं। सिर्फ सोचना, उसके लिए उत्तेजित रहना आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले लक्ष्य को समझना पड़ता है, वास्तविक लक्ष्य का अध्ययन करना पड़ता है, दूसरों के अनुभवों का व्यवहारिक प्रयोग करना पड़ता है, स्वयं के सार्थक प्रयत्न के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ता है, फिर मेहनत करनी है प्रयासों से, जिसका सफलता में सर्वाधिक योगदान है। और अगर पहली बार में असफल हो जाओ तो धैर्य रखना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में हुए किसी भी तरह के नुकसान के लिए पूर्व से ही तैयार रहना पड़ता है। कई तरह के जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। हर असफलता के बाद पुनः प्रयास जारी रखना पड़ता है। बार बार प्रयास के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है तो प्लान छवि रखना पड़ता है। इस तरह के घटनाक्रम जीवन के विभिन्न पड़ावों में होते हैं, विभिन्न तरह के कार्यों में होते हैं। इस प्रक्रिया को व्यक्ति अपने में समाहित कर ले, वही उचित रहेगा और वही सार्थक जीवन जी पाएगा। एक पल्सर 150 2016 मॉडल बहुत नजदीक आकर रुकी, जिस पर सिर्फ एक लड़का था। चलो बैठो,
ये दोस्त? लोकेश ने अटल के बारे में जानना चाहा। ये मेरा दोस्त है अटल, अमीश बोला। लोकेश मीणा कोटा जिले के इटावा कस्बे के पास गणेशगंज गांव का रहने वाला था। लोकेश को किसान पिता ने 10वीं में 77% परिणाम देने के बाद इंजीनियर बनाने की ठान ली। 12वीं में भी 83% के साथ लोकेश ने अपने गांव और माता पिता का नाम रोशन किया, लेकिन उसी वर्ष दिए गांव के एंट्रेंस टेस्ट में उसका चयन नहीं हो पाया। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बाद भी पिता ने लोकेश को आईआईटी की कोचिंग में कर्जा लेकर दाखिला करवा दिया। लोकेश ने साल भर दिन रात एक करके तैयारी की, लेकिन परीक्षा से महीने भर पहले ही उसके पिता ने अज्ञात वजह से खेत के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली और तैयारी को प्रगाढ़ बनाने वाले दिनों में 17 साल के लोकेश के सर से पिता का साया उठ गया। और इस तरह शुरू हुए लोकेश की हंसी खुशी के दिनों में वो दर्दनाक दिन। लोकेश ने परीक्षा तो दी, लेकिन वो सदमे से बाहर नहीं आ सका और परिणाम निराशाजनक रहा। उसके बाद लोकेश ने कोटा छोड़ दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी, लेकिन अपनी मां के विश्वास दिलाने से 6 महीने के अंतराल के बाद लोकेश फिर से कोटा आया। किसी ने सच कहा है कि टूटे बटन से लेके टूटे आत्मविश्वास को जोड़ना माओं को बहुत अच्छे से आता है। लोकेश कोटा आ तो गया था, लेकिन अब वो B.Tech या B.SC करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था। अंत में उसने इति कर ली। इस तरह लोकेश के वक्त और हालात दोनों बदल गए। जो लड़का अभी पिछले साल ही आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर जाने के लिए तैयार था, गूगल जैसी कंपनी में जाने के सपने देख रहा था, वो आज इति कर रहा था, वो भी डीजल से। जीवन सच में अप्रत्याशित है। मनुष्य के वश में सिर्फ अपने कर्म है, उसका फल नहीं। प्रशांत मिश्रा जी ने कितनी सही बात कही है कि कभी कभी व्यक्ति उस सीढ़ी से फिसल जाता है जिसके ठीक बाद सीधा छत आने वाली होती है। जीवन ऐसा ही होता है, और जो इस चक्र को समझ लेता है उसे सफलता में जितनी खुशी होती है उतनी ही उसे पाने के लिए अपने प्रयासों के दौरान होती है। लोकेश के इति का डिप्लोमा और B.A की डिग्री पूरी होने के बाद वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने लग गया। इसी बीच आर्थिक तंगी होने के कारण परेशानियां आने लगी तो मिशन क्लासेस कोटा में रीजनिंग पढ़ाने की जॉब करने लगा। इस जॉब से वो अच्छा खासा कमा लेता, लेकिन उसे जॉब और नौकरी के बीच का अंतर मालूम था। लोकेश लगातार सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाएं देता रहा, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली थी। कुछ महीने पहले ही लोको पायलट की लिखित परीक्षा में पास होने के बाद साइको टेस्ट दिया था, लेकिन उसका परिणाम आने से पहले ही लोकेश के मामा ने उसकी नौकरी लगने की खबरें फैलाकर शादी संपन्न करवा दी थी। और 3 महीने गांव में रहने के बाद लोकेश आज फिर से कोटा में घूमने आया था। बाइक चाय की दुकान पर जारो की। वहां लाल और काली टी-शर्ट पहने 2 लड़के पहले से ही लोकेश के इंतजार में बैठे थे। किसकी तैयारी कर रहे हो ब्रदर? लाल टी-शर्ट वाले ने अमीश से पूछा। ज्यादा कुछ खास नहीं, ऐसे ही सब कंपटीशन दे लेते हैं। अमीश के इस जवाब से लोकेश मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था अमीश हर किसी को नहीं बताता कि आरएएस की तैयारी करता है, क्योंकि आरएएस के तथाकथित भावी एसडीएम इतने हो गए हैं कि सिलेबस तक याद नहीं रख पाने वाले भी आरएएस की तैयारी करते हैं, जबकि वास्तविकता में उनसे भी .एड में मनचाहा कॉलेज मिलने जितने नंबर नहीं आ सकते। इस वजह से आजकल अगर कोई कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं या स्टेट पीसीज की तैयारी कर रहा हूं, तो लोग उन पर अनायास ही हंसने लगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करने वाले 70% लोग तो सिर्फ हवाबाजी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि इधर तैयारी करने वाले को भी ग्राम पंचायत के वार्ड पंच जितनी इज्जत तो मिल ही जाती है, साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बायो में लिखने का अलग भौकाल है। आप रात में पढ़ा करो, दिन का याद कम होता है। काली टी-शर्ट वाले की इस बात से अटल तो जैसे एकदम सहमत हो चुका था कि यार ये भी ठीक है, दिन में घूमो और रात में एक साथ ही जितना पढ़ना है पढ़ डालो, तो फिर नौकरी लगने से कोई रोकने वाला ही नहीं है। लोकेश सिर्फ सुने जा रहा था। हाँ यार, पर मुझसे नहीं हो पाती इतनी
जैसी हो पाती है कर लेता हूं। आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो? जवाब देते हुए अमीश ने धीरज धारण करते हुए पूछा। दोनों ही राजस्थान पुलिस की, और हम दोनों का ही हो जाएगा। अभी सिर्फ 2 साल के हैं और कम उम्र में ही लग जाएंगे। लाल टी शर्ट वाला गर्व से बोल पड़ा। कंपटीशन एग्जाम के फील्ड में नए आए लोगों को लगता है कि ये तो मैं एक बार में ही कर दूंगा, लेकिन कब ये अगली बार तो जरूर करूंगा से अब नहीं होगा। बन जाता है, पता भी नहीं चलता। अरे यार, इसको क्या सिखा रहे हो तुम लोग? ये तो सब सीखा सिखाया है। तुम जहां पढ़ते हो ना, उनको भी पढ़ा सकता है ये तो। लोकेश ने मुस्करा कर कहा। अरे नहीं। अमीश कुछ कहता उससे पहले ही छोटू चाय लेकर आ चुका था। 2 छोटी एडवांस देना। लाल टी शर्ट वाले ने सिगरेट मांगी। दोनों टी शर्ट वाले अलग अलग सिगरेट के साथ इस तरह कश खींचने लगे जैसे तो लबासना से ट्रेनिंग लेकर आए हो। अटल ने पॉइंट नोट कर लिया था कि जब कल रात को मारसाब और गुप्ता सिगरेट पी रहे थे, तब उनमें इतनी गंभीरता नहीं थी। इसका मतलब वो रेगुलर कस्टमर नहीं थे, जबकि ये दोनों परिपक्व अवस्था पर पहुंच चुके हैं। चाय पीकर कश लेने के बाद सिगरेट को लोकेश की तरफ सर्व कर दिया गया। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन शायद उनके स्वास्थ्य के लिए जो इसका सेवन नहीं करता। अब तो युवाओं के बीच ये भी प्रचलन में है कि जो जितनी महंगी सिगरेट पिएगा, उसका सोशल स्टेटस उतना ही ऊंचा हो जाएगा जैसे तो अकबर के दरबारी मनसबदार हो। इसलिए अकेले में 30 नंबर बीड़ी पीने वाले छपरी भी पब्लिक में बड़ी गोल्ड फ्लेक के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बहरहाल, ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है, जो बुरी से बुरी चीजों और घटनाओं के भी सकारात्मक पक्ष बता देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हत्या के आरोपी को नामी वकील मोटी फीस के लिए अपनी चतुराई से बेगुनाह साबित करवा देता है। कितनी देर से इंतजार में थे, चाय तो पी ही ली हमने। कानपुरिया के पहुंचते ही लोकेश बोला, अबे तो का हम एक्सप्रेस ट्रेन है, हम तो ठेठ कानपुरिया है। जब मन करेगा तब प्रकट हो जाएंगे। और बड़े भैया, इंतजार तो प्रेमिका के लिए किया जाता है। हम कोई समोसे के साथ चटनी है का जो टाइम से हाजिर हो जाए? और न हम सूर्य देव है जो रोज एक ही टाइम पे निकले, ठाठ से आए। यही बहुत है। कानपुरिया ने एक ही साथ में सारी बात उगल दी। अटल समेत सब कानपुरिया की इस शानदार एंट्री को महसूस कर रहे थे, जैसे तो कोटा नगर निगम का महापौर उनके पास आकर समस्या निवारण की बात कह रहा हो। दूसरी बार चाय फिर से सबको दे दी गई, लेकिन लोकेश इस बार थोड़ा नाखुश था, क्योंकि सारा बिल उसे ही चुकाना था। आज की इस बैठक का आयोजक भी वही था। कानपुरिया ने जैसे ही अपनी जेब से गोल्ड फ्लैग का पैकेट निकाला, अटल देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहां हर लड़का सिगरेट क्यों पी रहा है, जबकि सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ उठाई ग्रेड टाइप के लड़के हो। आम से लेकर खास तक, यहां तक के भावी प्रशासनिक अधिकारी भी, जैसे तो परीक्षा में सफल होने के लिए सिगरेट पीना अनिवार्य शर्त हो। शैया, आप लोगों का पेटिस तैयार है, चाय वाले छोटू ने आवाज लगाई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि पेटिस किसने मंगवाया है, क्योंकि जब 2-4 लोग एक चाय की थड़ी पर इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ चाय और सिगरेट का ही ऑर्डर दिया जाता है, पेटिस जैसी तुलनात्मक रूप से महंगी चीजों के नहीं। लाल काली टी शर्ट ने अपने पेटिस उठाए कि लोकेश का दिमाग घूम गया, क्योंकि उसके फोन पे के SBI अकाउंट में तो सिर्फ 124 रुपए ही पड़े थे। अरे अभी क्या पेटिस खाएंगे? खाना खाया ही था। लोकेश ने खुद का बचाव करते हुए कहा, अरे भैया, सबके लिए पेटिस धर दो, हमका तो लग रहा पेट मां चूहे नहीं। पूरा अखाड़ा बन के पहलवानी कर रहे हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। भूख से हालत भटरे जैसन फूल रही है। कानपुरिया ने हंसते हुए सभी के लिए पेटिस का ऑर्डर दे दिया। लोकेश चिंतित था, लेकिन उसे थोड़ा विश्वास था कि मेरे पैसे देने का नंबर शायद ही आए। कानपुरिया एक कॉल उठाते हुए थोड़ा साइड में चला गया। सब लोग बड़े साथ से पेटिस खा रहे थे, तभी कानपुरिया ने आकर फहा, अबे बड़ा कांड होएगा थे। हॉस्टल मां ई लड़की लोग घौन घुसवाया, बड़े भैया बाद मां मिली है, और कहकर बाइक में बैठ गया।
केशवपुरा चौराहे की तरफ जा रहे हो तो ले चलो, काली टी शर्ट वाले ने कानपुरिया से कहा। और यो दोनों भी कानपुरिया के साथ बैठ इधर कांड करके निकल लिए। इसके बाद भी तीनों आपस में बातें करते रहे, क्योंकि लोकेश इंतजार कर रहा था कि कोई आगे से ही पैसे दे दे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो लोकेश उठा और अपने फोन को उठाते हुए, कितने हुए भैया, कहते हुए दीवार पर चिपकी हुई फोन पे के क्यूआर कोड की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और इंतजार करने लगा कि कोई उसे रोक ले और कहे कि आज का बिल वो भरेंगे। अरे लोकेश भाई, क्या कर रहे हो? मैं दे देता हूं आज तो, आपकी तरफ से तो पूरी पार्टी है जब आपका रिजल्ट आएगा। कहते हुए अमीश बिना मन से आगे बढ़ा, लेकिन अमीश किसी भी हालत में पैसे देने के मूड में नहीं था, नहीं पैसे लेकर आया था। लोकेश को इसी समय की तलाश थी और अमीश की बात सुनकर थोड़ा आराम महसूस किया, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए उसे कहना पड़ा। कैसी बात कर रहा है तू? छोटा भाई है मेरा, मैं ही दूंगा। कितने डालने हैं? 180 रुपए, दुकान पर खड़े अंकल ने कहा। मुझे मालूम है आप थोड़ी मानोगे, पर अगली बार मैं ही दूंगा। कहते हुए अमीश नीचे बैठ गया। अमीश अपनी बात से अच्छा महसूस कर रहा था और उसे ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से निकलना बखूबी आता था। अगर नहीं आता तो उसका ड्रीम बार में पढ़ना ही संशय के घेरे में आ जाता। अमीश के एकदम से बैठ जाने ने लोकेश के माथे पर पसीना ला दिया, क्योंकि अब पैसे उसे ही देने थे। फोन पे के क्यूआर कोड के पास खड़ा था। फोन पे खुला हुआ था। होगा जो देखा जाएगा, सोचते हुए क्यूआर कोड स्कैन करके 180 रुपए डालते हुए पासवर्ड डालकर कंफर्म कर दिया, लेकिन फोन पे का जवाब वही आना था। द मनी इन योर अकाउंट इज नॉट इनफ फॉर दिस पेमेंट, चेक अकाउंट बैलेंस एंड ट्राई अगेन। यार पता नहीं क्या हो रहा है, पैसे डल ही नहीं रहे हैं, दोबारा ट्राई करता हूं। कहते हुए बिना फोन को दिखाए लोकेश दोबारा वही प्रोसेस करने लगा। लोकेश के इस जवाब ने एक बार फिर अमीश के सामने चिंता की लकीर खींच दी। अमीश, तेरी इच्छा पूरी हो गई है, मेरे फोन से नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। कहते हुए लोकेश ने जगह छोड़ दी। अब कुछ नहीं होगा सिवा बेइज्जती के, सिर्फ एक ही रास्ता है, सोचते हुए मेरे हिसाब से आज बैंक का सर्वर डाउन चल रहा है। अटल, तू अपने पास से कैश कर दे, फिर रूम पर पहुंचकर दे दूंगा। मैं कैश भूल गया आज, कहकर उसने भी अपनी सुरक्षा कर ली और अब सारी जिम्मेदारी अटल के कंधों पर आ गई, जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सारे पैसे उसे देने पड़ेंगे। दुखी मन से उठा, अपने पास से 2 100 के नोट दिए, जिसके बदले में 20 रुपए रखकर चुपचाप सारी घटना पर खेद प्रकट करते हुए अपनी जगह आकर बैठ गया, जो आंतरिक आघात था अटल के लिए। अमीश के कहने पर लोकेश ने दोनों को उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां से बिठा कर ले गया था। लोकेश के निकल जाने के बाद दोनों कमरे की तलाश में पैदल ही आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, ये था सरकारी चाय के लिए बुक का तीसरा अध्याय।